हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, आज आपका बेसिक केमिस्ट्री का लेक्चर 1 शुरू हो रहा है। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख पा रहे हैं, आप सभी बच्चे से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी बच्चे जब भी इस लेक्चर को आप अटेंड करेंगे, आप कलम और कॉपी को लेकर बैठेंगे अपने सामने, हमारे साथ एक रफ फेयर करेंगे, ठीक है। और बाद में आप उसे प्रॉपर फेयर कॉपी कर लेंगे या फिर नीचे आपका जो है इसका प्रॉपर पीडीएफ रहेगा इस चैप्टर का। अब ध्यान दीजिएगा कि किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले या टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको कुछ बातों को जानना बहुत ही आवश्यक होता है। आप किसी एक दिन का युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, ये साल भर की लड़ाई है। और आपको 365 डेज मतलब 365 दिन हमारे साथ पढ़ाई करना है। तो ये आसान नहीं होने वाला है और ये टफ भी नहीं है, क्योंकि आप जब किसी चीज को काफी इंटरेस्ट से पढ़ते हैं और चीजें जब आप सीखते हैं तो आपको अंदर से मजा आता है, ठीक है। और फिर आप मेहनत करते हैं। तो आपको मैं पहले 2-3 बात एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर कर दूं कि यदि आप ऑनलाइन वाले बच्चे हैं और आप हमसे जुड़कर पढ़ना चाह रहे हैं बाबू, तो आपके अंदर 2-3 चीज होना ही चाहिए। सबसे पहला तो आपके अंदर होना चाहिए सेल्फ अवेयरनेस। आपके अंदर ये जागरूकता होनी चाहिए कि मुझे पढ़ाई करनी है, ठीक है। आप ऑफलाइन वाले बच्चे हैं नहीं, आप हमसे दूर रहते हैं, तो आपसे मैं जुड़ नहीं पा रहा हूँ, ऑनलाइन के माध्यम से आप मेरे से जुड़ पाते हैं। तो प्रयास करना है कि आपको अपना शिक्षक स्वयं बनना है। आप एक समय बांध लीजिए, उस समय पर आपको लेक्चर को प्रत्येक दिन लेके बैठना है। और जैसे क्लास में आप पढ़ते हैं ऑफलाइन में, वैसे आपको ऑनलाइन सामने मोबाइल को रख के आपको प्रॉपर रफ हेयर करते हुए चले जाना है। तो अपने अंदर थोड़ा सा सेल्फ अवेयरनेस को लाना है बाबू, जागरूक थोड़ा सा बनना है आपको। ये नहीं कि आज क्लास हुआ, कल करेंगे क्लास, परसों करेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। आपको डेली का काम डेली करना है। जिस दिन आपको जो पढ़ाया जाए आपको उसको उसी दिन कंप्लीट करके आना है। नेक्स्ट डे आप जब भी एंट्री लेंगे तो आपको पहला दिन का चीज याद होना चाहिए। और ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगला चीज जो है वह पहले वाले से कहीं ना कहीं क्या होता है, रिलेट करता है चीज। इसलिए आपको बेसिक से पढ़ाया जा रहा है चीजों, ठीक है, चीजें को। इसलिए आपको प्रयास करना है कि आपको डे 1 से लेकर एंड तक आपको हमारे साथ डेली काम करना है। जिसको जिस दिन पढ़ा दिया जाए आप उसको उसी दिन कंप्लीट करेंगे, पहले बैच। दूसरा बात सेल्फ अवेयरनेस। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बाबू आपका कंसिस्टेंसी। यदि आप लगातार काम करेंगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आज मन हुआ तो आज आप पढ़ने आ गए, ठीक है, आज आप पढ़ लिए, कल मन नहीं हुआ तो सो गए, परसों मन हुआ पुनः पढ़ लिए। ऐसे नहीं चलता है काम। आपको प्रत्येक दिन एक कर सकते हैं कि आपको नियम बनाना पड़ेगा कि हमको शाम 4 बजे सरकारी लेक्चर अटेंड करना है, मतलब करना है। तो आपको सबसे पहले जागरूक होना है। सेकंड, आपके अंदर होना चाहिए कंसिस्टेंसी। आपको डेली काम करना है। आप 2 घंटा आपको मन से केमिस्ट्री पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। ऐसा नहीं है कि एक दिन आप बैठे और 20 पेज पढ़ लिए और अगले दिन आप एक भी पेज नहीं पढ़ सके। ऐसा नहीं करना है। आपको प्रत्येक दिन 1 ही घंटा पढ़ना है, 2 ही घंटा पढ़ना है, लेकिन डेली पढ़ना है आपको, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी ब्रेक मत कीजिएगा। उसके बाद आपके अंदर होना चाहिए डिसिप्लिन। यदि डिसिप्लिन नहीं है बाबू तो भी फिर दिक्कत है। किसी भी चीज को खत्म करने के लिए आपके अंदर मोटिवेशन के साथ साथ डिसिप्लिन होना अति आवश्यक है। यदि आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, काम को आप समय पर नहीं करना चाहते हैं या नहीं करेंगे, तो भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो 3 चीज याद रखिएगा। सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा मोटिवेशन। आपको पता है मोटिवेशन 2 तरह का, एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं चाहिए, इंटरनल चाहिए। इंटरनल यानी आपकी घर की परिस्थितियां, आप उसको देखिए, उसको महसूस कीजिए, जो आपकी वर्तमान परिस्थितियां हैं। यदि आपको उसे चेंज करना होगा तो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे और आपके जैसे लोगों के पास पढ़ाई के अलावा दूसरा कोई विकल्प शेष नहीं है। तो आप ये मान के चलिए कि आपको मेहनत करनी होगी, आपको मेहनत करना ही होगा, कोई उपाय नहीं है। तो आप एकदम मन में बैठा लीजिए कि बाबू हमको मेहनत करना है और कोई उपाय नहीं है, मतलब करना ही है। ऐसा नहीं है कि हमारे और आपके पिताजी जो है पूरा करोड़पति आदमी है कि पूंजी लगा दिए, ऐसा नहीं है बाबू। आप और हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, बिलोंग करते हैं। आपको अपने लिए एक दुनिया बनाना है तो आपको स्वयं मेहनत करना पड़ेगा। मैं आपका सहयोग कर सकता हूँ आगे बढ़ने में, लेकिन पढ़ना आपको स्वयं पड़ेगा। इसलिए आप घर में मन से बाबू पढ़िएगा, ठीक है। तो एक बार मैं रिपीट कर दूं। सबसे पहला आपका क्या हो गया, सेल्फ अवेयरनेस। दूसरा हो गया मोटिवेशन। तीसरा हो गया कंसिस्टेंसी। चौथा हो गया डिसिप्लिन। ये 3 से 4 चीजों को अपने साथ रखिएगा। किसी भी युद्ध को लड़ने से पहले उस युद्ध की रणनीति को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यह रणनीति मैं आपको बताऊंगा पूरे साल के अंतर्गत।
जो भी हम लोग बात करेंगे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल क्या होगा, चैप्टर कैसे कंप्लीट करेंगे, एनसीईआरटी कैसे कवर करेंगे, ऑब्जेक्टिव कैसे कवर करेंगे, ये सारा चीज मैं आपको दूंगा। लेकिन युद्ध तो आपको ही लड़ना है, ठीक है। 17 फरवरी 2027 से आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो ये अभी हमारे पास टोटल लगभग 11 महीना है, और इस 11 मंथ के अंतर्गत हम लोग टॉपिक को कवर करते हुए चैप्टर कंप्लीट करेंगे और पूरा सिलेबस को भी कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए इन सारी बातों को आप याद रखेंगे और अभी हम लोग चैप्टर को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। सभी लोग को मैं एक बार सूचित कर दूं कि हम लोग बाबू पढ़ रहे हैं बेसिक केमिस्ट्री। अभी हम लोग चैप्टर शुरू नहीं करने वाले हैं। चैप्टर को हम लोग लगभग 5 से 6 लेक्चर के बाद शुरू करेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आप बेसिक केमिस्ट्री आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि यदि आप ये नहीं पढ़ेंगे तो आपको पूरे साल केमिस्ट्री पढ़ने में कठिनाइयां होगी। तो प्रयास करना है आपको कि जो समय है अभी हमारे पास 10 दिन, उसमें हम पूरा अपना बेसिक को क्या करें, स्ट्रॉन्ग कर लें। जब आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगा तो ऑटोमेटिक आपको आगे पढ़ने में क्या आएगा, मजा आएगा। चलिए, तो सबसे पहले आप पहला हेडिंग लगाएंगे साइंस। सबसे पहला क्वेश्चन लिखेंगे आप साइंस, व्हाट इज साइंस। सबसे पहला आप हेडिंग लगाएंगे बाबू साइंस। विज्ञान बोलते हैं हम लोग हिंदी में। ये विज्ञान आखिर है क्या? ऐसे कई सारे बुक हैं जिनका वर्णन, जिनमें इनका वर्णन काफी विस्तार से किया गया है। साइंस को लोग अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, लेकिन जो सबसे सिंपल बात है, कुछ तो इसका आपको हिस्ट्री याद रखना है और कुछ जो आपको बेसिक डिफिनेशन लिखवाऊंगा उसको आपको याद रखना है। सबसे पहले याद रखिएगा बाबू कि साइंस शब्द की जो उत्पत्ति है ना, साइंस शब्द की उत्पत्ति वह हुआ है लैटिन भाषा के, लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द, क्या पढ़िएगा इसको, साइंसिया, लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से हुई है। याद रखिएगा ये जो साइंसिया है, इस साइंसिया शब्द का मतलब होता है ज्ञान या जानना। क्या होता है, ज्ञान या जानना। तो आप बेसिकली याद रखिएगा कि साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ ज्ञान या जानना होता है। याद रखिएगा बाबू, हमारे इस ब्रह्मांड में जितनी भी घटनाएं घटती हैं, इस यूनिवर्स के अंदर जितनी भी घटनाएं घटेगी, इन सबों का क्रमबद्ध ज्ञान, सिस्टमैटिक नॉलेज हमारा क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। सबसे आसान डिफिनेशन यही है कि हमारे इस ब्रह्मांड में, हमारे इस यूनिवर्स में जितनी भी घटनाएं घटती हैं, इन सबों का क्रमबद्ध ज्ञान क्या कहलाता है, आपका विज्ञान कहलाता है। आप कहेंगे सर कैसे? आप समझिए बाबू, इस यूनिवर्स के अंदर कितनी सारी घटनाएं घटती होंगी। अब या वो घटना फिजिक्स के अंतर्गत हो सकती है, या वो घटना केमिस्ट्री के अंतर्गत हो सकती है, या वो घटना बायोलॉजी के अंतर्गत हो सकती है। आप देखिए ना, सूर्य का चारों ओर पृथ्वी का घूमना, दिन रात का होना, ठीक है, भूकंप का आना, सुनामी का होना होना आना, हवा का बहना, ठीक है, ये सब आप जब हम बोल पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, ठीक है, बल्ब का जलना, पंखे घूमना, ये सभी आपके नेचर के अंतर्गत हो रही है। तो ये सभी को हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जितने भी मेडिसिन बनते हैं, ठीक है, ये सभी हम लोग क्या देखते हैं, केमिस्ट्री के अंतर्गत देखते हैं। हमारे मानव शरीर के अंतर्गत जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, शोषण, पोषण, उत्सर्जन, जनन, वृद्धि, ठीक है, चाहे वो पुष्प के अंतर्गत हो, पेड़ पौधों के अंतर्गत हो, ये सभी हम लोग बायोलॉजी या जूलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो हम प्रॉपर एक एक करके डिफाइन नहीं करते हैं, इन सभी को हम एक रूप से यदि शामिल कर ले तो हम केवल एक बात कहते हैं कि हमारे इस ब्रह्मांड में, हमारे इस यूनिवर्स में जितनी भी घटनाएं घटती हैं A to Z, इन सबों का जब आप क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं, अरेंज करके आप जो है अध्ययन करते हैं, एक एक करके आप अध्ययन करते हैं, तो इन सबों का क्रमबद्ध ज्ञान क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। बाबू, विज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है प्रश्न प्रस्तुत करके प्रयोग द्वारा सत्य को जानना। कोई भी प्रश्न है आपके नजर में, जैसे सर दिन और रात क्यों होता है, आपके मन में यह एक प्रश्न है, आप इस प्रश्न को प्रस्तुत करते हैं, रखते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके लिए प्रयोग करते हैं, और आप उसका निष्कर्ष को जान लेते हैं कि हाँ सर इसके पीछे का कारण ये है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, आपके मन में यह प्रश्न आया, अब क्यों घूम रहा है, लेकिन अब इसका जो उत्तर निकलेगा, सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्न ये है, आप कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे और कुछ एक्सपेरिमेंट को करके आप उसका कारण को जान लेंगे।
तो बेसिकली साइंस इसी चीज पर कार्य करता है कि कोई भी यदि प्रश्न है आप उसे प्रस्तुत कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, प्रयोग कीजिए और आप उस सत्य को जान जाइए। ठीक है, तो साइंस का शाब्दिक अर्थ प्रश्न प्रस्तुत करके प्रयोग द्वारा सत्य को जानना होता है। ओके, चलिए देखेंगे बाबू हम लोग कि हमारे इस यूनिवर्स में हमारे इस यूनिवर्स में जितनी भी घटनाएं घटती हैं, जितनी भी घटनाएं घटती हैं, इन सबों का क्रमबद्ध ज्ञान इन सबों का क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान कहलाता है। कोई दिक्कत? याद रखिएगा साइंस का जो शाब्दिक अर्थ होता है बाबू, इसका जो शाब्दिक अर्थ है आपका वो होता है आपका प्रश्न प्रस्तुत करके प्रयोग द्वारा सत्य को जानना। कोई दिक्कत यहां तक आपको? यहां तक बाबू कोई दिक्कत हो जल्दी बोलिए हमको। आप सभी बच्चे अपने सामने कॉपी और कलम को लेके बैठेंगे, ठीक है, और ये बहुत जरूरी है और आप मेरे साथ लिखते हुए चलेंगे साथ में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको लेक्चर देख लेने से यादें सभी चीजें याद रहेंगी, आपको प्रॉपर नोट डाउन करना पड़ेगा कॉपी के अंदर, ठीक है। एक रफ फेयर बनाएंगे और उसके बाद आप प्रॉपर बाबू बाद में फेयर कॉपी बनाएंगे, ठीक है। मैं आपसे फेयर कॉपी भी चेक करूंगा आपका, तो आपको प्रॉपर फेयर तैयार कर लेना अपना, ठीक है। तो चलिए आगे देखेंगे आप लोग कि जब हम लोग साइंस के अर्थ को समझते हैं, इसके बाद हम लोग साइंस को बांटते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। साइंस को मुख्यतः याद रखिएगा दो भागों में बांटा गया है। साइंस को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं, आपको ये याद रखना है अभी, ठीक है। कौन कौन? तो याद रखिएगा सबसे पहला जो है आपका वह है फिजिकल साइंस, और जो सेकंड है आपका वो है बाबू आपका बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि साइंस को हम लोग बेसिकली 2 भागों में डिवाइड करते हैं, फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। अब ये फिजिकल साइंस क्या है और बायोलॉजिकल साइंस क्या है, यदि हमको एक वर्ड में डिफाइन करना हो फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस को, यदि हमको एक वर्ड में डिफाइन करना हो बाबू, तो सिंपल आप कहेंगे कि सर जिसके अंतर्गत हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स, क्या कहा मैंने? नॉन लिविंग थिंग्स, जिसके अंतर्गत नॉन लिविंग थिंग्स का अध्ययन किया जाता हो उसे बोलेंगे फिजिकल साइंस, और जिसके अंतर्गत हम लोग लिविंग थिंग्स का अध्ययन करेंगे उसको बाबू हम लोग कहेंगे बायोलॉजिकल साइंस। यदि हम प्रॉपर डिफिनेशन, अच्छा बताइए क्या सही बच्चे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स समझते हैं? सजीव और निर्जीव। याद रखिएगा बाबू यदि आपके अंदर 5 क्रियाएं हो रही है, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, जनन, वृद्धि, रिपीट कर रहा हूं, पोषण,
श्वसन, उत्सर्जन, जनन और वृद्धि। यदि ये 5 क्रियाएं आपके अंदर संपन्न हो रही हैं तो आप सजीव हैं, और इनमें से एक भी क्रियाएं आपके अंदर संपन्न नहीं हो रही है तो आप क्या हैं, निर्जीव हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या हैं, हम लोग सजीव हैं। हम लोग पोषण करते हैं, श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, जनन करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो ये सारी क्रियाएं हमारे मानव शरीर में संपन्न होती हैं, इसलिए हम लोग क्या हैं, सजीव हैं। पेड़ पौधे क्या है, सजीव हैं। तो सजीव बेसिकली आप लोग तो बहुत बच्चे में पढ़े होंगे ये सब। अब ध्यान दीजिए बाबू, फिजिकल साइंस का जो प्रॉपर डिफिनेशन हो जाएगा आपका, फिजिकल साइंस, तो फिजिकल साइंस कहते हैं हम लोग विज्ञान की वैसी शाखा, विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत नॉन लिविंग थिंग्स, जिसके अंतर्गत नॉन लिविंग थिंग्स का अध्ययन किया जाता हो, विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत नॉन लिविंग थिंग्स का अध्ययन किया जाता हो, ऐसे शाखा को, विज्ञान की ऐसे शाखा को याद रखिएगा बाबू, फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं, सॉरी, फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस कहते हैं। क्या कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो हमेशा याद रखिएगा कि जिसके अंतर्गत बाबू हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स, केवल निर्जीव वस्तुओं का बात करेंगे या उसका गुण प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे तो वो हो जाएगा हमारा फिजिकल साइंस। मतलब ये सब फिजिकल साइंस के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। सेकंड है आपका बायोलॉजिकल साइंस। ये बायोलॉजिकल साइंस क्या है तो देखिए, बायोलॉजिकल साइंस तो हम लोग कहेंगे प्रॉपर सेम वही डिफिनेशन हो जाएगा बाबू आपका, केवल नॉन लिविंग थिंग्स का लिविंग थिंग्स करना है आपको, कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स का अध्ययन किया जाता हो, ऐसे शाखा को बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। कोई दिक्कत बाबू? तो जिसमें हम लोग लिविंग थिंग्स को पढ़ेंगे वो हो जाएगा आपका फिजिकल साइंस, सॉरी, जिसके अंदर हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स को पढ़ेंगे वो हो जाएगा फिजिकल, और जिसमें हम लोग लिविंग थिंग्स को पढ़ेंगे वो हो जाएगा आपका बायोलॉजिकल। सिंपल है। चलिए अब इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए हो गया बाबू। अब देखिएगा हम लोग साइंस का क्लासिफिकेशन करते हैं, साइंस का वर्गीकरण करते हैं कि साइंस को बेसिकली कौन कितने भागों में बांटा गया है। आगे जब आप बढ़ेंगे तो फिजिकल साइंस को हम लोग पुनः 2 भागों में बांटते हैं, ध्यान दीजिएगा। फिजिकल साइंस को, फिजिकल साइंस को पुनः हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन? तो सबसे पहले हो जाता है आपका फिजिक्स, और सेकंड हो जाता है आपका केमिस्ट्री। ये हो गया आपका फिजिकल साइंस का भाग। और जब आप बायोलॉजिकल को बांटते हैं, बायोलॉजिकल साइंस को जब आप डिवाइड करेंगे तो इसको भी 2 भागों में बांटिए। सबसे पहला होता है आपका बॉटनी, और सेकंड हो जाएगा आपका जूलॉजी। ठीक है, फिजिकल को 2 भागों में और बायोलॉजिकल को 2 भागों में। हम लोग प्रॉपर देखेंगे अभी ब्रेकन का चार्ट है, ठीक है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू। चलिए देखेंगे आप यहां से,
देखिए बाबू, ये जो साइंस है आपका, इस साइंस को बेसिकली कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। अभी आपने जस्ट देखा, इस साइंस को बेसिकली हम लोग 2 भागों में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। कौन कौन? सबसे पहला बाबू आपका हो गया फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, और सेकंड हो गया आपका बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, क्लियर यहां तक? पुनः देखिएगा, हम लोग फिजिकल साइंस को 3 भागों में नहीं, 2 भागों में, कितने भागों में? 2 भागों में, 2 भागों में आप उसको पुनः डिवाइड करेंगे। ठीक है, सबसे पहला हो गया आपका बाबू फिजिक्स, और सेकंड हो गया आपका केमिस्ट्री। ओके, बायोलॉजिकल साइंस को भी आप लोग कितने भागों में बांटिएगा? 2 भागों में। कौन कौन? तो सबसे पहला हो जाएगा आपका वो बॉटनी, और सेकंड हो जाएगा आपका जूलॉजी। ठीक है, जब आप और आगे बढ़िएगा तो केमिस्ट्री को भी हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? केमिस्ट्री को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन? देखिए, सबसे पहला आपका हो गया फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। सेकंड होता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरा हो गया बाबू आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, ये था आपका बेसिक क्लासिफिकेशन। अब थोड़ा सा समझेंगे आप इसमें बहुत सारा चीज को। फिजिक्स को बाबू हम लोग हिंदी में बोलते हैं भौतिकी। क्या बोलेंगे? भौतिकी, हिंदी में जानिए आप लोग। केमिस्ट्री को अब हम लोग बोलते हैं रसायन शास्त्र। क्या बोलेंगे? रसायन से यहाँ लिख दूं, यहाँ लिख दूं, रसायन शास्त्र। बॉटनी को हम लोग बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। क्या बोलेंगे? वनस्पति, वनस्पति विज्ञान। और जूलॉजी को हम लोग बोलते हैं जंतु विज्ञान। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग भौतिक रसायन। ये हो जाएगा बाबू आपका कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन। और ये हो जाएगा आपका अकार्बनिक रसायन। ठीक है, अब आप एक एक करके समझिएगा। आपको भी मैंने जस्ट कहा कि फिजिकल साइंस का मतलब होता है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं किसके बारे में? नॉन लिविंग थिंग्स का स्टडी करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। एक डायग्राम बाबू शॉर्ट में समझने के लिए, बायोलॉजिकल साइंस हो गया आपका लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स। तो याद रखिएगा कि साइंस का मतलब होता है, ठीक है, ब्रह्मांड के में जितनी भी घटनाएं घटती हैं इन सबको क्रमबद्ध विज्ञान, विज्ञान कहलाता है। विज्ञान को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल। फिजिकल का मतलब होता है स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत नॉन लिविंग थिंग्स का अध्ययन किया जाता हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? फिजिकल साइंस कहेंगे। विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग लिविंग थिंग्स का अध्ययन करेंगे, जीव जंतु, ठीक है, वो जगह हमारा बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस को पुनः हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है? पर ऊपर हम लोग केमिस्ट्री को तो पढ़ने ही वाले हैं, फिजिक्स का हम लोग थोड़ा सा बात तो जानेंगे बाबू। जब भी आपसे कोई पूछे कि फिजिक्स क्या है तो समझ याद रखिएगा कि नेचर, प्रकृति में होने वाले घटनाओं का अध्ययन फिजिकल साइंस के जिस ब्रांच में करते हैं उसी को आप क्या बोलते हैं? फिजिक्स। सर आपने क्या कह दिया? हमारे इस
नेचर के अंतर्गत, हमारी इस प्रकृति के अंतर्गत जितनी भी घटनाएं घटती हैं, इन सबों का जब अध्ययन हम लोग करेंगे बाबू, वो हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं। यदि आप प्रॉपर डिफिनेशन पूछेंगे तो आप उसको लिख सकते हैं कि फिजिकल साइंस की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्रकृति में होने वाले घटनाओं का अध्ययन किया जाता हो, फिजिकल साइंस की वैसी शाखा को फिजिक्स कहते हैं। क्योंकि मैं प्रॉपर डिफिनेशन लिखूंगा नहीं, क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ा नहीं रहा हूँ, वो केमिस्ट्री से मैं डिटेल में लिखूंगा। तो याद रखिएगा, स्टडी ऑफ नेचर, नेचर के अंतर्गत जो भी फेनोमेना होगा, जो भी घटनाएं घटेगी, इन सबों का अध्ययन हम लोग करते हैं फिजिक्स के अंतर्गत। ठीक है, जैसे दिन रात का होना, भूकंप का आना, सुनामी का आना, बल्ब का जलना, ठीक है, पंखे का घूमना, ठीक है, आपका मुझे देखना, मेरी बातों को सुनना, ये सभी घटनाएं बाबू नेचर के अंतर्गत, प्रकृति के अंतर्गत हो रही है। ठीक है, और इन सबों का अध्ययन हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं। इन सबों का डिटेल में अध्ययन हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं। तो याद रखिएगा, स्टडी ऑफ नेचर। ठीक है, इस फिजिक्स के क्षेत्र में बहुत सारे वैज्ञानिक आए और एक से एक काम किया उन्होंने। गैलीलियो आए, ठीक है, केपलर आए, न्यूटन आए, बहुत सारे वैज्ञानिक आए। ठीक है, आप दो वैज्ञानिक का नाम याद रखेंगे फादर के रूप में, पिता के रूप में। तो याद रखिएगा, यदि कोई आपसे पूछे कि ओल्ड फादर ऑफ फिजिक्स कौन है, यहां देखिए मैं लिख रहा हूं, यदि कोई आपसे पूछे कि ओल्ड फादर ऑफ फिजिक्स, ओल्ड फादर ऑफ फिजिक्स, तो याद रखिएगा सर आइजैक न्यूटन। क्या है? सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, वैसे वो ये छोटा लिखेगा, संख्या लिखने का तरीका होता है, इससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। न्यूटन पूरा नाम लिखना है तो छोटा में लिखेंगे, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है अभी, न्यूटन। और यदि कोई आपसे पूछे कि मॉडर्न फादर क्या है, कौन है? मॉडर्न फादर ऑफ फिजिक्स, कि मॉडर्न फादर कौन है फिजिक्स का, तो याद रखिएगा बाबू, उस व्यक्ति का नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिक्स के आधुनिक पिता। तो ओल्ड फादर हो गया आपके न्यूटन और मॉडर्न फादर हो गया आपके अल्बर्ट आइंस्टीन। कोई दिक्कत यहां तक? आगे बढ़े, चलिए केमिस्ट्री को समझिएगा बाबू थोड़ा सा। वैसे तो हम लोग प्रॉपर टॉपिक बनाएंगे, केमिस्ट्री क्या है इसका डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पे विषय है तो थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। केमिस्ट्री में बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं बाबू पदार्थ को। किसको पढ़ते हैं? पदार्थ को पढ़ते हैं। अब याद रखिएगा, क्लास 9th क्लास में भी आपको पदार्थ को पढ़ाया गया होगा। पदार्थ को आप बहुत बढ़िया से वहां पढ़े कि पदार्थ क्या है, पदार्थ के गुण होते हैं, उसकी प्रकृति होती है, ठोस, द्रव, गैस, इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सभी चीज, संपीड्यता का गुण आपने पढ़ा, तन्यता गुण आपने पढ़ा, तो ये सारा चीज, घनत्व तो आपने पढ़ा। तो पदार्थ के बहुत सारे गुण होते हैं, मतलब पदार्थ को डिटेल में आपने क्लास 9 में पढ़ चुके हैं आप। तो बेसिकली हम लोग केमिस्ट्री में पदार्थ का ही वर्गीकरण करेंगे। तो पदार्थ का भी खास तौर पे क्या, तो पदार्थ का हम लोग पढ़ते हैं गुण सबसे पहला, दूसरा है उसका संगठन, तीसरा है उसका संरचना और उसका प्रकृति। और सबसे इंपॉर्टेंट, इन सभी के उपयोग का हम लोग दो अध्ययन करते हैं, एक करते हैं सैद्धांतिक और एक करते हैं हम लोग क्या, प्रायोगिक। बड़ा ध्यान से समझिएगा बात। मतलब केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग पदार्थ का गुण पढ़ेंगे, पदार्थ का गुण कैसा होता है। ठीक है, गुण में तो बहुत सारा होता है, तन्यता का गुण हो गया, आघातवर्ता का गुण हो गया, ठीक है, घनत्व कैसा होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या है, ठीक है, आकर्षण बल कितना लग रहा होता है, तो प्रॉपर पदार्थ का गुण पढ़ते हैं। संगठन, कंपोजिशन, किस किस चीजों से मिलकर पदार्थ बना हुआ होता है, उसको पढ़ते हैं हम लोग। संरचना, स्ट्रक्चर कैसा होता है, बनावट कैसी होती है पदार्थ की, तो अलग अलग पदार्थ का बनावट भी अलग अलग है, तो उसके विषय में पढ़ेंगे। प्रकृति, ठोस है, द्रव है, गैस है, और इन सबों का कैसा अध्ययन करते हैं, तो सैद्धांतिक और प्रायोगिक अध्ययन करते हैं, मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज। तो केमिस्ट्री के अंतर्गत आपको थ्योरेटिकल भी नॉलेज भी चाहिए और प्रैक्टिकल नॉलेज भी चाहिए। तो आप कहेंगे कि फिजिकल साइंस की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना, प्रकृति,
एवं उनके उपयोगों का कैसा ज्ञान, सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक अध्ययन किया जाता हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, केमिस्ट्री कहेंगे। केमिस्ट्री का थोड़ा सा इतिहास बताएंगे आपको, प्रॉपर जब टॉपिक पढ़ाएंगे केमिस्ट्री का, ठीक है। आगे देखिए, बायोलॉजिकल साइंस का दो पार्ट्स, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी का मतलब ही होता है वनस्पति विज्ञान, और वनस्पति का मतलब हो गया कि पेड़ पौधा। मतलब कि सर हम लोग कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल साइंस की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग कैसे अध्ययन करेंगे, पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे बाबू, पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। तो पेड़ पौधों का अध्ययन हम लोग बायोलॉजिकल साइंस के बॉटनी के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, बायोलॉजिकल साइंस की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता हो, बायोलॉजिकल साइंस की वैसी शाखा को क्या बोलते हैं, बॉटनी बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, थियोफ्रेस्टस, क्या बोलेंगे बाबू, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को हम लोग बॉटनी का क्या बोलते हैं, फादर बोलते हैं, पिता बोलते हैं। जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान, मतलब जिसमें हम लोग जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। किसके विषय में पढ़ते हैं, जीव जंतुओं के विषय में अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जूलॉजी। और याद रखिएगा बाबू, अरस्तु को, किसको, अरस्तु को हम लोग जो है जूलॉजी का क्या बोलते हैं, फादर बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक यहाँ पे जब हम लोग प्रॉपर पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम लोग प्रॉपर इसके विषय में अभी जानेंगे तो हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले हमको आप ये बताइए, क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आया, यहाँ तक आ गया तो आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे बाबू। चलिए आगे देखेंगे आप। अब हम लोग प्रॉपर केमिस्ट्री शुरू करेंगे, ठीक है। ये आपको सारा हम क्लासिफिकेशन कर दिया साइंस का, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन करना है केमिस्ट्री का, ठीक है। तो चलिए देखेंगे। देखिए बाबू, ये जो आपको केमिस्ट्री है, थोड़ा सा हम केमिस्ट्री का इतिहास आपको बता दूं। केमिस्ट्री हम लोग प्रॉपर यहां शुरू करने वाले हैं, ठीक है। इसको शॉर्ट में चैम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, चैम, ठीक है। चलिए बाबू ध्यान दीजिए, ये जो केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री क्या है, थोड़ा सा इसका आप हिस्ट्री को जानने का प्रयास करेंगे। वैसे आपको एग्जाम में ये हिस्ट्री सब नहीं पूछा जाता है, इसका कब खोज कहाँ हुआ था, किसने किया था, कब किया था, ये सब कभी नहीं पूछा जाता है। तो बेसिकली आपको थोड़ा सा जान लेना है कि है क्या, होता क्या है। थोड़ा सा हिस्ट्री यदि जान लिया जाए तो और बढ़िया है, कहीं कोई आपत्ति नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति है बाबू, वह हुई थी मिस्र भाषा के, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री जो है ना, इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वह मिस्र भाषा के, एक मिनट बाबू, देखिए ये जो केमिस्ट्री है, इस केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति जो हुई थी वह मिस्र भाषा के कीमिया, क्या बोलते हैं बाबू उसको, कीमिया बोलते हैं, मिस्र भाषा के कीमिया शब्द से हुई है। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र भाषा के कीमिया शब्द से हुई है। और ये जो कीमिया है ना, इस कीमिया का मतलब होता है काला रंग, काला रंग या काली मिट्टी, काला रंग या काली मिट्टी। एकदम ध्यान से पढ़ना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है आपको। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र भाषा के कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, काला रंग या काली
मिट्टी। याद रखिएगा 1600 बीसी, कितने ईस्वी में? 1600 बीसी, इसको बोलते हैं बाबू हिंदी में ईसा पूर्व। 1600 बीसी ईसा पूर्व मिस्र में एक कला का आयोजन किया गया। ठीक है, कब? 1600 बीसी में। 1600 बीसी मिस्र में एक कला का आयोजन किया गया और यहीं पर सर्वप्रथम केमिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया गया। क्या कहीं कोई दिक्कत? आप इसे केवल ऐसा जानेंगे कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र भाषा के कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ काला रंग या काली मिट्टी होती है। 1600 बीसी ईसा पूर्व मिस्र में एक कला का क्या किया गया था? आयोजन क्या गया था? याद रखिएगा, ये जो कला का आयोजन क्या गया था ना बाबू, ये काली मिट्टी के ऊपर किया गया था। किसके ऊपर किया गया था? तो कला का जो आयोजन हुआ था काली मिट्टी के ऊपर, लिख लीजिएगा, काली मिट्टी के ऊपर एक कला का आयोजन हुआ था यहां से। ठीक है, तो काली मिट्टी के ऊपर एक कला का आयोजन किया गया था और यहीं पर सर्वप्रथम केमिस्ट्री शब्द का क्या किया गया? प्रयोग किया गया। अब यदि आप प्रॉपर केमिस्ट्री का डिफिनेशन देखेंगे तो जैसा कि अभी आपको जस्ट बताए हम कि केमिस्ट्री का मतलब ये होता है कि जिसमें हम लोग पदार्थ का विस्तृत अध्ययन करते हैं, पदार्थ के विषय में डिटेल से जानने का प्रयास करते हैं। तो आप बेसिकली यहाँ पे कहेंगे कि अच्छा बताइए, केमिस्ट्री जो है वह किसका ब्रांच है? फिजिकल का या बायोलॉजिकल का? आपको पता है फिजिकल का ब्रांच है। तो हम लोग कहेंगे कि फिजिकल साइंस की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना, प्रकृति एवं उनके उपयोगों का प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक अध्ययन किया जाता हो, फिजिकल साइंस की वैसे शाखा को, ऐसे शाखा को क्या बोलते हैं बाबू? केमिस्ट्री कहते हैं। तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं? पदार्थ का गुण पढ़ते हैं, संगठन पढ़ते हैं, संरचना पढ़ते हैं, प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं एवं सबसे इंपॉर्टेंट उसके उपयोग का प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक अध्ययन। यदि आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, आपके पास थ्योरेटिकल जानकारी नहीं होगी, तो आप केमिस्ट्री को नहीं समझ पाएंगे। तो केमिस्ट्री में तो एक्सपेरिमेंट चाहिए ही चाहिए। तो बेसिकली इसके अंतर्गत हम लोग थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों चीजों का अध्ययन करते हैं। क्लियर है? याद रखिएगा, केमिस्ट्री को बेसिकली बाबू हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। अब आगे आपका, ठीक है, तो याद रखिएगा केमिस्ट्री को एक मिनट, केमिस्ट्री को मुख्यतः
3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा है बाबू आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इसी को हम लोग बाबू हिंदी में बोलते हैं भौतिक रसायन, भौतिक रसायन। इसको बोलेंगे हम लोग कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन। और इसको हम लोग बोलते हैं अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। ठीक है, अब एक सवाल आता है कि सर फिजिकल क्या है, ऑर्गेनिक क्या है, इनऑर्गेनिक क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। जब आप 11-12 में जाएंगे तो आप केमिस्ट्री का 3 भाग को प्रॉपर पढ़ेंगे, फिजिकल का अलग पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक अलग पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक अलग पढ़ेंगे। अभी तो आपका दोनों मिक्स होगा। तो याद रखिएगा केमिस्ट्री को मुख्यतः हम लोग कितना भाग बांटते हैं, 3, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब फिजिकल क्या है, ऑर्गेनिक क्या है, इनऑर्गेनिक क्या है, ये सब बाबू हम लोग कल से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास के लिए जाना पड़ेगा। अभी जो है 11th का की जो है कक्षाएं शुरू हो चुकी है, तो अभी उनका क्लास लेना है। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं कल। जितना आप लोग को पढ़ाया गया बाबू, आप लोग क्या करेंगे, इसका रिवीजन करके आएंगे, और आपको प्रत्येक दिन शाम 4 बजे क्लासेस मिलती रहेंगी, आप उसको कंटिन्यू रूप से पढ़ते रहेंगे। चलिए, अपना ध्यान रखिए, विश यू ऑल द बेस्ट।